सरकाघाट के तत्ताहार स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर चल रही स्कीम तेल भराओ इनाम जीतो प्रतियोगिता का होली ड्रॉ 18 मार्च 2022 शुक्रवार को निकाला जाएगा। पेट्रोल पंप प्रबंधक अखिल गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि फरवरी माह से इस वर्ष दिवाली तक के लिए मूल्यवान ग्राहकों के लिए लकी ड्रॉ स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक 10 लीटर से ऊपर तेल भरने वाले उपभोक्ताओं को लकी ड्रॉ के कूपन दिए जा रहे हैं। लकी ड्रॉ साल में 3 बार होली, नौबाही माता मेला व दिवाली के समय निकालने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत होली लकी ड्रॉ 18 तारीख को निकालना सुनिश्चित हुआ है। बता दें कि सरकाघाट में हर वर्ष होली परंपरागत तरीके से पुराना बस स्टैंड सरकाघाट में युवक मंडल द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। अतः पेट्रोल पंप प्रबंधन द्वारा उसी प्रोग्राम में लकी ड्रॉ निकालने व इनाम वितरित करने का प्रोग्राम रखा गया है। इस दिन ग्राहकों को 5 डिनर सेट, 5 ब्लूटूथ हेडफोन्स और 5 इलेक्ट्रिक प्रेस जीतने का सुनहरा मौका है। अखिल गुप्ता ने ग्राहकों से निवेदन किया है कि वे अपने अपने कूपन लेकर जो मोबाइल नंबर कूपन भरते वक्त दिया गया है, उस मोबाइल को लेकर 18 तारीख को 11 बजे सरकाघाट पुराना बस स्टैंड के परागन में पहुंचे, होली का आनंद भी लें और इनाम जीतने का सुनहरा मौका पाएं। प्रणाम। अभी हाल ही में हमने सरकाघाट के तताहर स्थित लाला बद्री प्रसाद पुलिस स्टेशन पर तेल भराओ इनाम जीतो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था, जिसके प्रथम चरण के लकी ड्रॉ होली के मौके पर निकलने थे। हमने यह निर्णय लिया है कि जो कार्यक्रम सरकाघाट पुराने बस स्टैंड पर हर बरस सरकाघाट युवक मंडल द्वारा कराया जाता है, उसमें इस वर्ष इन लकी ड्रॉ को निकाला जाएगा। जितने भी मेरे लाला बद्री प्रसाद पुलिस स्टेशन के ग्राहक हैं, वो कृपया करके 18 तारीख को 11 बजे अपने अपने कूपन लेकर पुराना बस स्टैंड सरकाघाट पहुंचे, होली का आनंद भी लें और इनाम जीतने का सुनहरा मौका भी पाएं। धन्यवाद। राज्यपाल से बात करने के बाद बोर्ड ने दृष्टिबाधित एवं हाथ से लिखने में असमर्थ दिव्यांग विद्यार्थियों पर थोपी गई गैर कानूनी शर्तें हटा दी हैं। पहले बोर्ड ने केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों को नकार कर मनमानी दिव्यांग नीति घोषित कर दी थी। हालांकि अभी भी उसमें अनेक गैर कानूनी प्रावधान शामिल है। राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य एवं उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा विगत 4 फरवरी को जारी अधिसूचना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए 10 मार्च को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेंकर से शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के अनुपालन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी सख्त आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए दृष्टिबाधित एवं हाथ से लिखने में असमर्थ विद्यार्थियों पर मनमानी शर्तें थोप दी थी। उनका कहना था कि हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक हाथ से लिखने में असमर्थ परीक्षार्थियों के लिए शिक्षा बोर्ड को राइटरों का पैनल तैयार करना चाहिए था। बोर्ड यदि अपने पैनल से पात्र दिव्यांग परीक्षार्थियों को राइटर उपलब्ध कराए तो उसी की ही शैक्षणिक योग्यता परीक्षार्थी से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो परीक्षार्थी किसी भी शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति को परीक्षा में बतौर राइटर ला सकता है। शिक्षा बोर्ड ने 4 फरवरी को मनमाना फरमान जारी कर दिया कि राइडर को परीक्षार्थी से एक क्लास जूनियर हो। यही नहीं, वह परीक्षार्थी के स्कूल का ही होना चाहिए और परीक्षाओं के दौरान राइडर बदलने की अनुमति सिर्फ एक बार दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दिव्यांग विरोधी नीतियों को लेकर के मैंने उमंग फाउंडेशन की ओर से राज्यपाल को 10 मार्च को एक पत्र लिखा था। इसमें मैंने मांग की थी कि दिव्यांगों के लिए, खास करके जो लोग देख नहीं सकते हैं या जिनको हाथ से लिखने में दिक्कतें आती हैं, उनके लिए जो बोर्ड के नियम हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और शिक्षा विभाग और हिमाचल प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा दिए गए आदेशों का सरासर उल्लंघन है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों को मालिकाना हक देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से राजधानी शिमला के 3008 भवन मालिकों को लाभ होगा। शहर में 36 बस्तियां हैं जहां झुग्गी झोंपड़ियां और ढारे बनाकर लोग रहते हैं। यहां पर लोग लंबे समय से रह रहे हैं। उन्हें अब राज्य सरकार ने इस कानून लाने के बाद मालिकाना हक मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा कृष्णा नगर में 1137 ढारे व घर ऐसे हैं जो सरकारी भूमि पर बने हैं। ईदगाह में 345 घर ऐसे हैं जिन्हें
इसका लाभ मिलना है। शहर के हर बड़े वार्ड से लेकर उपनगरों के छोटे छोटे वार्डों में भी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जे कर घर बना रखे हैं, कई सदियों से वहां पर रहते हैं। शिमला नगर निगम की मेयर सत्या कौंडल ने कहा कि राज्य सरकार ने यह फैसला लेकर शहर के लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि शहर के अधिकतर वार्डों में झोंपड़ियां बनी हैं और ये काफ़ी समय से मालिकाना हक की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने उनको मालिकाना हक देने का फैसला लिया है। जो गवर्नमेंट का भी जो फैसला आया है, जैसे आप सबको पता ही है, तो उससे जो गरीब लोग हैं वो चाहे किसी भी समुदाय से हों, किसी भी उससे हों, तो उन सबको फ़ायदा होगा। और स्पेशली जो हमारे इसमें जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर जो है अनुसूचित जाति से लोग काफ़ी हैं। जो हमारे कृष्णनगर एक बस्ती है, राउंडल मेरे वार्ड में एक एरिया पड़ता है, फिर संजौली में है, आपके रुल्दू भट्टा में है, काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो काफ़ी समय से रह रहे हैं। और मुझे भी शिमला में रहते हुए कम से कम 50 साल हो गए हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। और ये जो जयराम सरकार का हमारा जो एक इनका फैसला आया है और भारद्वाज जी ने जो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके लिए मैं प्रदेश सरकार का, भारद्वाज जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विगत 7 दशकों से परंपरागत व उपलब्धियों को अपने मूल रूप से उल्लेखनीय करते हुए उसकी गाथाओं के संकलन के रूप में अप्रैल माह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीवन गाथा ध्येय यात्रा पुस्तक का प्रकाशन होने जा रहा है। अभावित हिमाचल प्रांत के प्रांत मंत्री विशाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र संगठन के रूप में विधिवत कार्य आरंभ हुआ था। तब से लेकर अब तक असंख्य कार्यकर्ताओं की अनेक पीढ़ियों ने अपने संवेद बिंदुओं से इसे सिंचा और संरचनात्मक, आंदोलनात्मक एवं प्रतिनिधियात्मक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। इसी के परिणाम स्वरूप आज 39,000 से अधिक इकाइयां तथा 23,031 संपर्क स्थानों सहित 21,000 से अधिक शैक्षणिक परिसरों में लगभग 34 लाख कार्यकर्ताओं के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बनकर उभरा है। विगत 7 दशकों में राष्ट्रीय असीमितता, राष्ट्रीय सुरक्षा, शैक्षणिक परिवर्तन सहित अनेक विषयों पर परिषद के जिस पराक्रम को देश और दुनिया ने देखा है, नई पीढ़ी के सामने वह पराक्रम व उपलब्धियां अपने मूल रूप से उल्लेखित हो सकें। इसीलिए यह आवश्यक है कि इसकी गाथाओं का संकलन तथा प्रकाशन किया जाए। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू की तुझे कुछ और भी दूँ। मित्रों, यही वो मंत्र है जिसको लेकर एक विद्यार्थी अपने छात्र जीवन के अंदर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बनता है और अनेकों रचनात्मक, आंदोलनात्मक व संगठनात्मक गतिविधियों में नेतृत्व करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका देता है। 9 जुलाई 1949 को आरंभ हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। इन 7 दशकों के अंदर अनेकों पीढ़ियों के अनेकों कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत और लगन के साथ इस संगठन रूपी पौधे को सींचकर एक विशाल वट वृक्ष देने का रूप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम देखते हैं कि यह संगठन विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बनकर उभरा है। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। होली पर्व तक मौसम साफ रहेगा। 19 और 20 मार्च को मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों के कुछ भागों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं प्रदेश भर में गर्मी लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में जिला ऊना में अधिकतम तापमान 35.7 और शिमला में 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 18 मार्च तक मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 18 मार्च की रात से ही एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर 20 मार्च तक देखने को मिलेगा। की बात करें तो प्रदेश में जो मौसम मेनली ड्राई रहा है और आने वाले 5 दिनों की अगर फोरकास्ट की बात करें तो आज और कल मतलब 17 और 18 तारीख को प्रदेश में मौसम मुख्यतः रूप से साफ रहने का एक संभावना है। फिर 18 तारीख की रात से एक WDA मतलब प्रदेश को अप्रोच कर रहा है और जिसके चलते जो हमारे हाई रिस्क के डिस्ट्रिक्ट हैं, कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, लाहौल स्पीति की और शिमला हो गया और इवन मंडी, तो यहाँ पे मतलब हल्की बारिश होने की संभावना है। और जो प्लेन और जो मिड रिस्क डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है कुछ एक प्लेसेस पे। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले पार्श्व गायक मोहित चौहान ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में प्रोजेक्ट
बजरंगी और निवेश हिमाचल के लिए अभियान के तहत कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए सरकार को 3 करोड़ की सामग्री समर्पित की, जिसको मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ने मदद के लिए मोहित चौहान का आभार जताया और कहा कि कोविड से लड़ाई लड़ने सभी लोगों के सहयोग जरूरी है। पार्श्व गायक मोहित चौहान की इससे पहले भी कोविड में प्रदेश और देश में ज़रूरतमंदों की मदद कर चुके हैं। आज जो सामग्री दी गई उससे कोविड से लड़ाई लड़ने में प्रदेशवासियों को काफ़ी मदद मिलेगी। कि आप देखें वैक्सीन में नंबर 1 पे हिमाचल यहाँ पर रहा है। बिल्कुल। तो किस तरह का मैसेज और जगह जाता है, क्योंकि आप तो पूरी दुनिया में घूमते हैं। जी, कोविड तो सारी दुनिया में आया और हिमाचल ने और यहाँ की सरकार ने, यहाँ के सीएम साहब ने जैसे उसको संभाला वो बहुत सराहनीय है। और उसके लिए मैं जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, यहाँ के डिपार्टमेंट हैं और यहाँ की जो जनता है, हिमाचल की जनता बहुत जागरूक जनता है, तो उन सबके योगदान से, सबके साथ आने की वजह से इस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं। में एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हिमाचली जो देश भर में फंसे हुए थे, सडनली लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, उनको स्पेशल फैसिलिटीज, ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज करके वापस लेकर आए। फ्लाइट्स चल नहीं रही थी, तो वो बहुत ज़रूरी काम होता है। फिर भी आज की तारीख में भी ऐसा नहीं है कि अभी कोविड के केसेस आ नहीं रहे, आ रहे। जो व्यवस्था हम सरकार के माध्यम से हम खड़ी कर सकते थे उनकी जीवन की रक्षा के लिए, उनको मदद करने की दृष्टि से, वो हमने की है। लेकिन उसमें ऐसे दानी सज्जनों की ओर से जो सहयोग मिला है, उसमें मोहित जी का हम जहां धन्यवाद करते हैं, वहाँ इस बात के लिए भी हम ज़रूर कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ये पहली मर्तबा नहीं है। आपको शायद मेकल में चीज़ों को हम साझा नहीं कर पाए, शेयर नहीं कर पाए। इससे पहले भी जब कोविड का फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ आया, तो उस वक्त भी इनकी सक्रिय भूमिका रही। किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ ये भेजते रहे। लेकिन ठीक बात है कि हम मीडिया के समक्ष नहीं थे उस तरह से, जिस तरह से आज हम बैठे हैं यहाँ, लेकिन मदद हुई है उस तरह से। और आज तो विशेष तौर से मैं इस बात के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि जिसमें लगभग 3 करोड़ रुपए की सामग्री हमको मोहित जी के माध्यम से हमको मिली है, जिसमें आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है, मेडिकल किट है, थर्मामीटर है, ग्लव्स हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर है, पीपी किट है और राशन किट भी उसमें शामिल है। ये सारी चीज़ें जो उसमें शामिल है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और मजदूरों के लिए आपने इससे पहले भी राशन का ट्रक भेजा है, और यहाँ तक के साथ में जो ऐसे आपका मनुष्य के साथ, मानवता के साथ तो प्रेम है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में आपका प्रेम प्यार जो है, वो जो हमारे ऐसे बेजान, मतलब बेजुबान जिनको बोल सकते, जो जिनको जुबान नहीं है, जो बोल नहीं सकते हैं, जो हमारे पेट्स हैं, जो डॉग्स हैं, उनकी मदद के लिए भी आपने जो है वो हमको मदद भेजी है। उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मंडी में होली त्यौहार को परंपरा के अनुसार एक दिन पहले मनाया गया। होली के अवसर पर सेरी मंच पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लोगों ने डीजे पर खूब मचाई धूम। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऐतिहासिक मंडी सेरी मंच पर होली महोत्सव कार्यक्रम को लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। बता दें कि इस कार्यक्रम को शहर के युवा धर्मेंद्र राणा द्वारा 17 वर्ष से करते आ रहे हैं, पर पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण यह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था, लेकिन इस बार यह कार्यक्रम काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। आयोजक धर्मेंद्र राणा ने बताया कि पिछले 17 सालों से हर वर्ष सेरी मंच पर होली महोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अच्छी डीजे साउंड के साथ लोगों ने खूब मस्ती की और डांस के लिए लड़के व लड़कियों के लिए अलग स्थान चिन्हित किए गए थे, जिससे इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हुई और इस कार्यक्रम को लोगों ने सफल बनाने में अपना योगदान दिया। इस कार्यक्रम के बाद परंपरा के अनुसार राज माधव राय पालकी निकालने के बाद होली पर्व का समापन करते हैं। तो मंडी शहर में होली का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, और जैसे कि आपको पता है कि इसका जो आयोजक जो है वो मैं धर्मेंद्र राणा,
हर साल करते आ रहे हैं। आज ये बहुत धूमधाम से कार्यक्रम चला, लोगों ने 2 साल के बाद खूब मौज मस्ती लुटाई, यहाँ रंगों की सरोबार बारिश हुई, लोग खूब झूम से नाचे। और अब माधव राय जी की पालकी का समय हो चुका है, तो इसलिए हमने अब ये कार्यक्रम बंद किया। और सभी के मंडी वासियों का और आसपास से जितने भी लोग आए सबका धन्यवाद। होली के अवसर पर सबको शुभकामनाएं। द कश्मीर फाइल को लेकर प्रदेश भर में खूब चर्चा चल रही है। सिनेमा घरों में फिल्म देखने के बाद लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। 1990 के दौरान कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द को दर्शाती इस फिल्म पर देश भर से अलग अलग विचार आ रहे हैं। देश के भाजपा शासित राज्यों ने द कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री कर दिया है। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। फिल्म को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि द कश्मीर फाइल कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयान करती है। उन्होंने बताया कि वह उस घटनाक्रम के चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि मैं उस दौरान 4 से 5 साल तक जम्मू कश्मीर में ही था। कश्मीरी पंडितों को अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा था। करोड़पति कश्मीरी पंडित रोड पर आ गए थे। कई कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। फिल्म से पहले जब अनुपम खेर शिमला आए थे तो उन्होंने द कश्मीर फाइल का जिक्र भी उनके साथ किया था। हालांकि अभी उन्होंने फिल्म नहीं देखी है, बावजूद इसके फिल्म में उस घटना की असलियत को बताया गया है। हिमाचल में कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री कर दिया है ताकि अधिक से अधिक लोग फिल्म देख सकें। बोल रहे पहले क्यों मुझसे पूछ रहे पहले ना। देखिए, कश्मीर फाइल अभी मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने उसकी भावना को थोड़ा समझा है, क्योंकि हम बजट सत्र में व्यस्त रहे, इस कारण से वो अवसर नहीं मिले। लेकिन कहा कि बहुत उम्दा पिक्चर बनी है, बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। और इस पिक्चर के माध्यम से जो कश्मीर में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको जो है उसमें जो है उनने दिखाया है, प्रदर्शित किया है, और उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें परफॉर्म किया है आर्टिस्ट ने। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये भी तय किया हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कि इस फिल्म को हम जो है अपने स्टेट में टैक्स फ्री घोषित करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और कश्मीर में वास्तव में क्या हुआ उस सारी चीज़ को समझ सकें। तो उस दृष्टि से, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ इस सारे इश्यूज़, क्योंकि जब कश्मीर में ये सारा घटनाक्रम हुआ है मैं चश्मदीद गवाह हूँ, क्योंकि मैं 4 साल जम्मू कश्मीर में रहा हूँ। जब कश्मीर के पंडितों को वहाँ से रातों रात श्रीनगर छोड़ना पड़ा था, कश्मीर छोड़ना पड़ा था, एक्सोडस, मास एक्सोडस जो हुआ था, और जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे वो फुटपाथ पर थे, और जिस प्रकार की उनकी स्थिति हमने देखी टेंट में, और जिस प्रकार से उनके साथ कितने लोगों की हत्या हुई वहाँ पर, तो वो एक बहुत, जिसको मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो बहुत पीड़ा का एक दौर था वो। राजधानी शिमला में होली के त्यौहार के लिए बाजार में रौनक बढ़ गई है। कल 18 मार्च शुक्रवार को होली का त्यौहार मनाया जाना है। कोरोना के बाद लोगों में इस होली मनाने का ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस साल होली मनाने का लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। युवाओं से लेकर बच्चों में होली को लेकर उत्साह है। बाज़ारों में गुलाल की दुकानें सज गई हैं। शहर में इस बार कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद दुकानदारों ने भी होली का रंग ज़्यादा मंगवाया है। पिछले साल भी कोरोना संक्रमण के चलते रंग और पिचकारियाँ बिक नहीं पाई थी। ऐसे में इस साल माना जा रहा है कि ये बिक्री बढ़ सकती है। इस बार दुकानदारों का मानना है कि अच्छी बिक्री होगी। दुकानदारों ने अपनी दुकानों में पिचकारियों का स्टॉक सजाकर रखा है। दुकानदारों ने दुकानों के बाहर रंगों को रखना शुरू कर दिया है। 100 से 150 रुपये प्रति किलो की दर से गुलाल बाजार में मिल रहा है। वहीं कारोबारियों का कहना है कि अब होली कुछ बदली है। पहले पिचकारी की मांग ज़्यादा रहती थी, लेकिन अब गुब्बारे व मुखौटों की ज़्यादा मांग रहती है। इसीलिए बाज़ार में भी विभिन्न प्रकार के मुखौटे लाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि लोग हर्बल कलर ज़्यादा मांग रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले पिछले साल तो बिल्कुल ही उड़ गया था, क्योंकि सीएम साहब ने ऑर्डर कर दिए थे कि होली कोई नहीं खेलेगा, और तकरीबन सबके माल बच गए थे। तो उसमें से आधा माल तो पिछले साल का ही है, और कुछ माल नया खरीदा हुआ है इसके अंदर जी। लेकिन पिछले कल चक्का जाम वगैरह होने की वजह से मार्केट में गाहक कोई नहीं था, बाजार खाली था। आज देखते हैं अभी कैसा होता है, लेकिन इस वक्त थोड़ा बहुत गाहक चल रहा है। बाकी तो पोजीशन शाम को ही पता लगेगी।
भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन ये कि हम कह सकते हैं कि चलो जो माल है वो सट तो जाए। पशकारी को रखना कौन सा आसान काम है, वो टूट गए बच जाती है, फिर उसका नेक्स्ट ईयर काम आने के काबिल नहीं रहती। वीरवार को अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजना केंद्र सोलन खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग परियोजनाओं के तहत साई पंचायत में प्रौद्योगिकी एवं मशीनरी प्रदर्शन में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में पंचायत के लगभग 200 महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। इस मेले के आयोजनकर्ताओं के अनुसार इस मेले को पूरे भारत में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य मशीनरी व तकनीक से जनता को जोड़ना है। मेले का मकसद परियोजनाओं के विकसित तकनीकों एवं मशीनरियों के बारे में जागरूक करना था। मेले के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाए गए, जैसे कि ब्रेड, अचार व कई प्रकार के जूस इत्यादि तैयार किए गए। इस दौरान पंचायत के प्रधान हरिराम वर्मा, बीडीसी सदस्य शशिकांत, वार्ड मेंबर, उप प्रधान व समस्त पंचायतवासी मौजूद रहे। इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा, डॉक्टर अनिल गुप्ता, रीता देवी, ताराचंद रोहन ने सभी आए हुए लोगों को जानकारी दी। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा है। मैं डिपार्टमेंट फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नौनी यूनिवर्सिटी से एग्रीपॉन पीएचडी परियोजना के तहत यहाँ पे आया हूँ और यहाँ के पंचायत प्रधान में हरिचंद्र वर्मा जी मेरे साथ हैं और साथ में मेरे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हैं और बीडीसी सदस्य शशिकांत जी हमारे साथ हैं। तो हमारा जो उद्देश्य था आज का, यहाँ पे जो हमने कोई मशीनरी और तकनीक विकसित की होती है उसको लोगों तक पहुँचाना है। तो आज हमारे लिए बड़े अच्छा दिन था कि और यहाँ से पंचायत के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि नहीं हमारी पंचायत में आओ। तो जो हमने तकनीक विकसित की थी उसके लिए हमने एक प्रदर्शनी मेला लगाया। ये जो एग्रीपॉन पीएचडी परियोजना है ये भारतवर्ष में 29 केंद्र पे चल रही है और यहाँ जो हमारी एग्रीपॉन पीएचडी जो परियोजना है उसके जो मुखिया पीआई हैं वो प्रोफेसर देवना वैद्य हैं और उसके तहत हम सभी काम करते हैं। तो आज यहाँ पे जो कैंप लगाया है यहाँ पे हमारे साथ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए विश्वविद्यालय से और भी हमारे कर्मचारी आए हुए थे। तो आज हमने बताया कि हम अपने फूड प्रोसेसिंग से हम कैसे अपनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट कैसे कर सकते हैं और दूसरों के लिए अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें जैसे फ्रूट से हमने जैम बनाना सिखाया, आपने बड़ियाँ बनाना सिखाया, उसके अलावा मफिन कैसे बनाया जा सकता है और जो पल्प निकाली जाती है उस पल्प को हमने कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको लंबे समय तक हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज यहाँ पे पंचायत में जो मेला हुआ इसमें कम से कम यहाँ पंचायत के जितने भी महिलाएं थे, पुरुष थे, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बड़ी रुचि दिखाई और कम से कम 200 तक यहाँ पे जितनी महिलाएं थे, पुरुष थे, उन्होंने भाग लिया और इन्होंने रुचि दिखाई और इन्होंने कहा कि इन फ्यूचर भी हमें इस तरह से कैंप का आयोजन किया जाए, चाहे पंचायत स्तर पे किया जाए, चाहे हमारे विश्वविद्यालय की बात हो विश्वविद्यालय में किया जाए, ताकि हम आत्मनिर्भर बने और अपनी जो यहाँ पे उत्पाद होता है उसको हम किसी नुकसान से बचा सकें, उनकी कम से कम हानि हो और जो हमारा यहाँ प्रोड्यूस सरप्लस। शिमला भाजपा महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा कि 22 मार्च को रिज स्थित केटी थिएटर में प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह मनस्वी का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि रहेंगे। साथ ही स्थानीय विधायक व मंत्री सुरेश भारद्वाज कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री इंदु गोस्वामी एवं राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत विशिष्ट अतिथि रहेंगे। हिमाचल महिला मोर्चा की प्रभारी रेणु रावत भी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। रश्मिधर सूद ने कहा कि इस समारोह में प्रदेश भर से तकरीबन 100 से अधिक महिलाओं को प्रतिभा सम्मान दिया जाएगा, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर देश और प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। इसके अलावा पार्टी स्तर पर लंबे समय तक काम करने वाली वरिष्ठ महिलाओं कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की भूमिका होती है और भाजपा ने महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य हमेशा किया है। आज राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र में महिलाओं की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार बघेरों को आश्रय प्रदान करने और झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आज यहां शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के नेतृत्व में झुग्गी वासियों के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश स्लम ड्वेलर्स एक्ट 2022 पारित किया है।
ताकि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले सम्मान सहित जीवन यापन कर सके। इसी दृष्टि से ये कदम आपका अभी जो इस बिल को पास करने का जो हमने किया है, उसमें भी हमारी मंशा यही है कि आप सब लोगों को उसमें मदद हो सके। और मैं ज़्यादा आज नहीं कहूँगा कि दिन जैसे बोल रहे हैं भारद्वाज जी के एक दिन हम कार्यक्रम बना करके आपके इलाके में आकर के वहाँ पर आप वहीं पर बात करेंगे। लेकिन एक हिमाचल के इतिहास में ये बिल लंबे समय बिल कई पास होते हैं, यहाँ पर कई एक्ट बनते हैं, कई कानून बनते हैं, लेकिन ये बिल जो है ऐसे लोगों के लिए समर्पित है जो वर्षों से इसी उधेड़-बुन में थे कि हम मालिक होंगे या नहीं होंगे, हमारी आने वाली जनरेशन का क्या होगा। ऐसी बातों को लेकर के जो है वो सारी बातें जो मन में रहती थी, उन सारी बातों का समाधान की दृष्टि से ये हमने कानून बनाया है। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल के इतिहास में मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये पहली बार इस प्रकार का ये प्रयास हुआ है। जो सबसे गरीब वर्ग है, जिसकी मदद की जरूरत है, जिसको सरकार से सहयोग की जरूरत है, उसके लिए हमने ये बिल समर्पित किया है। मैं वो एक व्यवस्था कर रहे हैं कि उसमें भी ऐसा ही प्रोविजन हो जाए जैसा बिजली में किया है, तो सारी समस्याएं दूर होंगी। और इस सबसे बड़ी समस्या जो थी, मैं जब भी जाता था आपके पास, जब कोई भी जाता था तो बोलते थे जी आपको एरिया में दे देते हैं, आपको आशियाना में देते हैं। तो आपका कहता कि जी हमारे बाप दादा भी यहीं रहे, हम भी यहीं रहे, पैदा भी यहीं हुए रहे, तो हमने जो छोटी सी झोंपड़ी बनाई हुई है उसको हमारे नाम कर दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए।